नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, और ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैज्ञानिक जो उन सबों का था कि तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा का कैसे प्रयोग करते थे, और उनकी जो टेक्निक थी उसके बारे में बात करेंगे। तो एक टॉपिक होगा अलग से। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पहली बात तो ये है कि पतन का मतलब कैसे क्या होता है। तो पतन का मतलब ये है कि गुणों का ह्रास होना ही पतन है। क्या है? गुणों का ह्रास होना ही क्या है? पतन है। गुणों का ह्रास होना ही पतन है। सिंधु घाटी सभ्यता में पतन किसका हुआ, इस बात को समझना है हमें। तो पतन किसका हुआ, तो देखिए, नियोजित जो नगर प्रणाली थी, नियोजित नगर प्रणाली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बात किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मंजिलें बनती थी वो सड़क के तरफ, उसके जो दरवाजे या विंडो होते थे सड़क के तरफ न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे, और इसे प्रदूषण से बचा जाता था। अगर बालक कोई खेलता हुआ सड़क पे जाए तो उससे उसके एक्सीडेंट से बचा जा सकता था। दूसरी बात, घरे एक मंजिले दो मंजिले दोनों होते थे, साक्ष्य भी प्राप्त होता है, नालियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो उसी के बारे में बात करना है कि जो नगर नियोजित या नियोजित नगर निवेश था उसी का ह्रास या पतन हुआ। तो कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लेखन कला में जब कमी आई तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होगा। इसके बारे में बात करेंगे कैसे होगा। तो लेखन कला, मानक बाट माप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बाट माप क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, कि 16 32 64 128 256 के अनुपात में वो आगे बढ़ रहे थे, इसी का पालन कर रहे थे वो। ईंटों की संरचना क्या थी, ईंट कैसे थे, इसके बारे में बात हो चुकी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट कैसे थे। नगर एवं निम्न शहर कैसे थे, नगर एवं निम्न शहर कैसे थे। क्या किलाबंद होते थे, जो किलाबंद नहीं होते थे वो कैसे थे, जो किलाबंद होते थे वो कैसे थे। और जो उनका मृदभांड था लाल गुलाबी कलर का, और उस पर काले रंग से उसको रंगा जाता था। तो उनका जो मृदभांड था लाल गुलाबी और काले रंग से उस पर उसको रंगा जाता था। अब देखिए, इन्हीं ये है सब कि नियोजित नगर, लेखन कला, मानक बाट माप, ईंटों का संरचना, इन्हीं सब का जब ह्रास होगा या पतन होगा तभी हम लोग कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा है। और जो एक नगरीय स्वरूप ली हुई होती है सिंधु घाटी सभ्यता, वो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाता है। और इसमें जो मत प्रचलित है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये है कैसे इसका पतन हुआ, तो उस मत को जो बताते हैं इतिहासकार, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं कि मत में प्रचलित पतन में प्रचलित मत कौन सा है। देखिए, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पतन का प्रमुख कारण आर्य आक्रमण है। अभी बात करेंगे है या नहीं है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, और अन्य कारण में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। उसमें जो इतिहासकार मत देते हैं कि अन्य कारण में क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निष्कर्ष, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो सकता था, क्या एक ही मत प्रचलित है या कई कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर सिंधु सभ्यता का प्रभाव क्या हुआ। सिंधु सभ्यता का प्रभाव हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर पड़ता है, और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा धार्मिक पहलुओं पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, पहला हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्य आक्रमण। ठीक, आर्य आक्रमण। सबसे पहले राम प्रसाद चंद्रा, याद रखिएगा नाम, राम प्रसाद चंद्रा एवं गार्डन चाइल्ड, क्या नाम है, गार्डन चाइल्ड। ठीक, सबसे पहले राम प्रसाद चंद्रा एवं गार्डन चाइल्ड ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी। सबसे पहले कौन दिया था? राम प्रसाद चंद्रा एवं गार्डन चाइल्ड दिए थे, और बताया कि आर्य आक्रमण की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अब इसमें और कौन इतिहासकार हैं? तो पिग्गट हैं, व्हीलर हैं, मैके हैं। पिग्गट के बारे में, व्हीलर के बारे में, मैके के बारे में आप परिचित हैं। बताया हूँ सबके बारे में एक एक चीज़ करके कि सिंधु घाटी सभ्यता को कि जो राजधानियाँ थीं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को दोनों जुड़वा राजधानी कौन कहा था, तो उनका नाम था पिग्गट। बात हो चुकी है इस पर। अब देखिए, जो लोग बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में
जो लोग बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो इस बात को हम लोग खंडन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सच में आर्यों के आक्रमण से ही इस सभ्यता का पतन हुआ था। तो देखिए बात समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, हमें कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के बीच युद्ध हुआ था। ये बात कौन कहता है? तो रामशरण शर्मा का इतिहास की जो बुक है, आप उसको पढ़ते भी होंगे। तो उन्होंने बताया कि हमें इतनी खुदाई से या इतने उत्खननकर्ता से, जितने भी उत्खननकर्ता हुए या जितने लोग उत्खनन किए या जिस स्थान से उत्खनन हुआ, किसी भी स्थान से हमें इस बात का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के बीच युद्ध हुआ होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो युद्ध की बात कर रहे हैं, जो ये इतिहासकार हैं कि वो युद्ध की बात कर रहे हैं, तो युद्ध की बात तो कैसे कर रहे हैं, किस मत को लेकर कर रहे हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो इतिहासकार ये जो बता रहे हैं कि इस मत की वजह से हुआ होगा, वो बताते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और क्या बोलते हैं, हड़प्पा में इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए कि युद्ध के वजह से क्या बोलते हैं, इन लोगों जो लोग युद्ध कर रहे थे उसमें जिसकी मृत्यु हुई है, उसके आधार पर बताते हैं कि ये युद्ध की वजह से मृत्यु हुई है, कि हड़प्पा और क्या बोलते हैं आर्य के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो मरे। कौन? हड़प्पा लोग। ये बताते हैं कौन? गार्डन चाइल्ड, पिगट व हिलर आदि जो इतिहासकार हैं। लेकिन जब युद्ध हुआ होगा, सपोज करिए, आप खुद सोचिए कि जब युद्ध हुआ होगा सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के बीच, तो युद्ध में सिर्फ एक ही पक्ष के लोग नहीं मरते। जब युद्ध होता तो सिर्फ एक ही पक्ष के लोग नहीं मरते, हड़प्पा के भी लोग मरते और आर्यों के भी लोग मरते। आर्यों के लोग भी मरते और हड़प्पा के लोग भी मरते। लेकिन जब भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सिर्फ यही देखा गया है कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ही मृत बॉडी या जो उनका बॉडी बचा है सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का है। तो इस बात से हम लोग नहीं कह सकते कि युद्ध में सिर्फ एक ही पक्ष की मृत्यु या एक ही पक्ष के व्यक्ति की हार होगी। हार तो एक ही व्यक्ति की होगी, लेकिन जब मृत्यु की बात होगी तो युद्ध इधर से भी होगा, उधर से भी होगा, तो इधर के भी कुछ लोग मरेंगे, इधर के कुछ लोग मरेंगे। लेकिन जब साक्ष्य प्राप्त होगा तो दोनों लोगों के बॉडी का साक्ष्य मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ही बॉडी मिलता है। तो इस आधार पर हम लोग नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और आर्यों के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध से इसका पतन हुआ, ये नहीं कह सकते। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बाहरी आक्रमण, जब बाहरी आक्रमण होगा और सिंधु घाटी सभ्यता से जब युद्ध होगा तो युद्ध में बाहरी व्यक्ति भी मरेगा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मरेंगे, तो दोनों के साक्ष्य प्राप्त होने चाहिए ना, दोनों के मृत बॉडी मिलने चाहिए ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक ही लोग के मिलते हैं, तो इस बात से खंडन कर दिया जाता है कि ये साक्ष्य सही नहीं है। दूसरी बात ये बताते हैं कि आर्यों के जो देवता थे, आपको मैं बताया हूँ आर्यों के बारे में, जब आर्यों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आर्यों की जो देवता हैं जिनका नाम है इंद्र, इंद्र को पुरंदर का देवता, पुरंदर को देवता कहा जाता है, और दुर्गों का तोड़ने वाला देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गों को तोड़ने वाला और पुरंदर का देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। तो किसके देवता हैं? आर्य को। इसीलिए बताते हैं कि आर्य के जो देवता थे इंद्र, वो आर्यों की हमेशा सहायता करते थे, और जब भी युद्ध होता था वो खुद उनको इतना सर्वशक्तिशाली बना देते थे कि वो युद्ध जीत जाते थे। तो ये बात भी हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि जब युद्ध होगा तो दोनों लोग की मृत बॉडी प्राप्त होगी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे तो ये बात खंडन हो चुका कि आर्य आक्रमण की वजह से इसका पतन नहीं हुआ होगा। दूसरी बात यहाँ देखिए कि बाढ़ के कारण कुछ इतिहासकार जैसे मार्शल, मैके और एसआर राव। एसआर राव कौन है? तो जो लोथल की खुदाई किए थे एसआर राव। मार्शल ने बताया कि मोहनजोदड़ो से, मैके ने बताया कि चनहूदड़ो से, और एसआर राव ने बताया कि लोथल, यहाँ देखिए लोथल है और ये बाढ़। इन्होंने बताया कि यहाँ तीनों जगह से हम लोग के बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या हुए हैं? बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीनों जगह से बताते हैं कि बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इन्हीं तीनों को आधार बनाकर ये तीनों कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हो गया। अब देखिए, इस बात को हम लोग को खंडन करना है कि क्यों, कैसे बाढ़ के कारण नहीं हो सकता है। देखिए, जो ये इतिहासकार हैं जिनका नाम है मार्शल ये भी बात बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। और कैसे उजड़ी और कैसे बसी? तो बताते हैं कि 7 बार सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आया था। 7 बार सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आया था और 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी।
तो फिर 8वीं बार जब बाढ़ आया तो क्यों नहीं बसी? बसना चाहिए ना 8वीं बार में भी उसको। जब 7 बार वो लड़कर बाढ़ से जीत जाते थे तो 8वीं बार भी वो बाढ़ से जीत जाते होंगे, जीत गए होते। लेकिन जब वो 8वीं बार नहीं जीते तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाढ़ ही एक कारण नहीं हो सकता है जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। पहला बात तो इससे खंडन हो जा रहा है कि 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी, तो 8वीं बार क्यों नहीं बसी? पहली बात खंडन हुआ। दूसरी बात कि सपोज करिए, ठीक है, मान लेते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है रावी नदी के तट पर, सॉरी सिंध नदी के तट पर है, चंदोदड़ो सिंध नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है वो नदी के तट पर है, इसलिए बाढ़ आया होगा तो ये शहर डूब गया होगा। ठीक, तो चलो ठीक है, ये कुछ शहर हैं जो नदी के तट पर है, उनका बाढ़ की वजह से पतन हो गया होगा। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे स्थल हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है, जहाँ पे कोई नदी नहीं है, वहाँ पे बाढ़ की वजह से वो शहर कैसे डूब सकता है? जहाँ कोई नदी नहीं है, जहाँ से पानी बाहर से आ नहीं सकता है, बाढ़ का पानी कभी नहीं जाएगा। जब नदी रहेगी नहीं तो बाढ़ का पानी कैसे जाएगा? नाला है ही नहीं, तो कैसे पानी जा सकता है वहाँ पे? तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थल को बचे रहना चाहिए था जो नदी के किनारे नहीं था। तो ये लोग बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ। कुछ स्थलों का पतन हो सकता है बाढ़ की वजह से, लेकिन जो सभी स्थल है उनका पतन तो नहीं हो सकता है। आप खुद सोच सकते हैं कि जो नदी के तट पर नहीं है उसका पतन कैसे हो सकता है बाढ़? ठीक, तो इस बात को भी हम लोग खंडन कर दिए। अब देखिए, जो कुछ इतिहासकार हैं, जैसे अन्य इतिहासकार हैं जिनका नाम देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, कनेडी हैं। कनेडी का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया से हुआ था। किससे? मलेरिया से हुआ था। तो देखिए, मलेरिया से कुछ क्षेत्रों का हो सकता है, पूरी सभ्यता की कैसे हो सकती है? और जब सिंधु घाटी सभ्यता इतना नगर की तरफ बढ़ चुका था तो एक ये छोटे से रोग की वजह से कैसे वो हो सकता है? ठीक है, मानते हैं जैसे इस समय कोरोना का समय चल रहा है तो कोरोना से पूरा भारत जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा भारत पूरा विश्व खत्म हो गया, लड़ भी रहा है। तो कुछ इसके स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं वो भी लड़े होंगे, तो उन सबों को तो बचना चाहिए। ठीक है, कुछ क्षेत्र मरे होंगे, कुछ क्षेत्र पतन हुए होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र तो बचे होंगे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्र ही मलेरिया की वजह से क्या बोलते हैं, ध्वस्त हो गया या पतन हो गया। दूसरे देखिए जो इतिहासकार हैं, आर एल स्टाइन और अमलानंद घोष। आर एल स्टाइन और अमलानंद घोष, इनका पूरा नाम है अमलानंद घोष। इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। कौन बताया? तो आर एल स्टाइन और अमलानंद घोष, याद रखिएगा। टी एच लैम्ब्रिक, यहाँ देखिए टी एच लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स, इनका पूरा नाम वत्स है। टी एच लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स और जी एफ डेल्स, 3 व्यक्ति हैं। टी एच लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स और जी एफ डेल्स। इन्होंने बताया कि रावी और सरस्वती नदी के मार्ग में परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। क्या सोच सकते हैं आप? अपने से सोच के बताइए कि क्या इसके वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो सकता है कि रावी नदी और सरस्वती नदी का मार्ग जब परिवर्तन हो जाएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता या किसी भी सभ्यता का पतन हो सकता है? एकदम नहीं हो सकता। एम आर साइनी और राइक्स, 2 व्यक्ति हैं। इन्होंने बताया कि भूतात्विक परिवर्तन एवं भारी जलप्लावन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। अब देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसके बारे में बात करेंगे। बी बी लाल, बहुत प्रमुख इतिहासकार। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मार्कर डाल दें, इसमें चल नहीं रहा है, स्याही डाल दें। बी बी लाल के बारे में देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में जलवायु परिवर्तन। देखिए यहाँ पे अमलानंद घोष और आर एल स्टाइन भी बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, बी बी लाल भी बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन और व्यापार में भारी गिरावट की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता में पतन हुआ होगा। ठीक है, मानते हैं कि ये कारण रहा होगा, लेकिन अभी इसका देखेंगे कि क्या ये सच में ऐसा रहा होगा। तो आइए उस पर देखते हैं क्या बोले हैं बीबी लाल। बीबी लाल बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार में भारी गिरावट। ठीक है, बात करेंगे उस पर कि क्या ये ऐसा हो सकता था। अब देखिए, एक इतिहासकार है जिनका नाम है, ये रूसी इतिहासकार हैं। क्या है? रूसी इतिहासकार हैं, एम दिमित्रियेव। इनका मानना है कि भौतिक और रासायनिक विस्फोट के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। W.F. अल्ब्राइट एक इतिहासकार हैं, W.F. अल्ब्राइट, इनका मानना है कि विदेशी व्यापार में भारी गिरावट आई, इसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। हम तो देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आंतरिक व्यापार भी अच्छा चल रहा था। बात करेंगे सिरिन रत्नाकर, इन्होंने बताया कि मेसोपोटामिया के साथ
जो व्यापार होता था लाजवर्द का, लाजवर्द के बारे में बात हुआ था। उस मेसोपोटामिया के साथ जो मेसोपोटामिया के साथ जो लाजवर्द का व्यापार होता था उसमें भारी गिरावट आई और जिसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, अपने से सोच के बताइए क्या ऐसा हो सकता है। फेयर सर्विस एक इतिहास। फेयर सर्विस का मानना है कि पारिस्थितिक असंतुलन, तो इसके बारे में बात करेंगे। एम.आर. मुगल का मानना है एम.आर. मुगल का मानना है कि क्रमशः शुष्कीकरण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। क्या मानना है? कि क्रमशः शुष्कीकरण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब देखिए, हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर, ये तो बात हुआ है, अपना इतिहासकार हैं जो अपना मत दिए हैं, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से ये सही नहीं माना गया है कि क्या ये सही ही होगा, लेकिन निष्कर्ष के तौर पे जब हम लिखेंगे IAS मेंस के पेपर में ऑप्शनल में, तो वहाँ पे बात कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से न होकर अनेक कारण जिम्मेदार रहे होंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में एक कारण न रहकर अनेक कारण रहे होंगे जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। उसमें क्या कारण रह सकते हैं? ठीक है, बाढ़ रहे होंगे, कुछ स्थलों के लिए रहे होंगे, ये देखिए जलवायु परिवर्तन रहा होगा, जलवायु परिवर्तन की वजह से, ये सभी जो कारण हैं कुछ कई स्थलों से जो प्राप्त होते हैं, तो वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सभी कारण सिंधु घाटी सभ्यता में के पतन में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में जिम्मेदार रहे होंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सिर्फ इसी कारण से हुआ। हम ये कह सकते हैं कि सभी कारण जिम्मेदार रहे होंगे। ठीक, तो ये निष्कर्ष रहा हम लोग का। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव क्या पड़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव हम लोग आधुनिक भारत के साथ अगर लिंक करके देखें तो वहाँ पे देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और उसमें भी देखें कि सामाजिक, धार्मिक, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, तीनों पहलुओं पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा धार्मिक पहलुओं पर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और इसमें हम देखते हैं कि ये सब जिम्मेदार कारण है कि इसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करेंगे, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे वैज्ञानिकों के बारे में, विज्ञान के बारे में कैसे जानते थे, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वो सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम टॉपिक होगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ताम्रपथारिक संस्कृति के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।